नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय छापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 9 हिंदी साहित्य का इतिहास में हम आधुनिक काल का परिचय देख रहे हैं। इस परिचय के अंतर्गत हम आधुनिक साहित्य की जो विशेषता हैं उन विशेषताओं की चर्चा कर रहे हैं। इसकी पूर्व की ताशिका में हमने 2 विशेषताएं देखी थी। पहली विशेषता गद्य का विकास। हमने देखा है कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य प्रचलित नहीं था। गद्य का जो उद्भव और विकास है वह पूर्णतः आधुनिक कालखंड की देन है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में अलग अलग कई सारी जो विधाएं हैं उन विधाओं ने जन्म लिया और उसका विकास हुआ। जैसे कि नाटक है, कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, जीवनी, डायरी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, यात्रा वर्णन जैसे कई गद्य के जो विधाएं हैं वह विकसित हुई है। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण जो विशेषता है खड़ी बोली का विकास। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य की ये दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। गद्य के लिए खड़ी बोली का जो प्रयोग है इस कालखंड के अंतर्गत शुरू होता है। खड़ी बोली से यहाँ जो तात्पर्य है साहित्यिक हिंदी है। इस भाषा के द्वारा नवयुग की चेतना की जो अभिव्यक्ति है वह होती हुई दिखाई देती है। काव्य की अपेक्षा इस भाषा द्वारा विविध विषयों को लेकर लेखन हुआ है। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि आधुनिक काल के पूर्व का जो साहित्य है उस साहित्य की भाषा खड़ी बोली नहीं थी। हम रीतिकाल के समय में देखते हैं, रीतिकाल खंड का जो उत्तरार्ध है उस उत्तरार्ध में धीरे धीरे खड़ी बोली में कविता लिखी जा रही थी। और जब हम आधुनिक काल का जो प्रारंभ देखते हैं, विशेषकर भारतेंदु युगीन साहित्य की जब हम चर्चा करते हैं, कविता की भाषा ब्रज और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी और भारतेंदु नहीं ही। तो इस प्रकार गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली भाषा का प्रयोग करने का उपदेश किया था। तो इस दृष्टि से गद्य की जो चर्चित ऐसी जो भाषा है वह खड़ी बोली रही है। और इस भाषा के द्वारा जो नवयुग है या नवयुग की जो चेतना है उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के माध्यम से हुई है। विशेषकर काव्य की अपेक्षा गद्य में इसका अधिक मात्रा में लेखन हुआ है। वैज्ञानिक विकास के कारण इसका अर्थात इस भाषा का भी विकास हुआ है। तो इस प्रकार साहित्य का विकास हुआ। साहित्य के विकास के साथ साथ खड़ी बोली या भाषा का भी विकास हुआ है। तो इसमें अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, फारसी तथा देशी भाषाओं के कई सारे जो शब्द हैं उसका समावेश होने के कारण जो खड़ी बोली है बहुत तेज गति से विकसित हुई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल की जो खड़ी बोली है वह अशुद्ध लगती थी क्योंकि वह आरंभिक अवस्था की भाषा थी। परंतु जैसे जैसे ये जो समय बढ़ता है या जब हम दूसरे चरण के साहित्य को देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कालखंड में खड़ी बोली में थोड़ा सा सुधार दिखाई देता है। उसके बाद प्रसाद युग के अंतर्गत कुछ भाषा की जो शुद्धता है वो पाई जाती है और आगे चलकर प्रगतिवाद में इसकी जो प्रगति है वह दिखाई देती है। तो इस प्रकार आधुनिक युग भाषा के दृष्टि से खड़ी बोली के विकास का कालखंड रहा है। जब हम स्वातंत्रोत्तर कालखंड की भाषा की बात करते हैं तो स्वतंत्रोत्तर कालखंड में खड़ी बोली अधिक परिष्कृत प्रतीत होती है। इसमें अनेक बोली भाषाओं के शब्दों का जो संकलन है होता हुआ दिखाई देता है और देखते देखते ये जो भाषा है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रभाषा बन जाती है। यह विविध प्रांतों की अर्थात ये जनता की संपर्क भाषा बनकर
राजभाषा यानी कि कार्यालयीन भाषा भी बन जाती है। इसके साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वह बढ़ जाती है। इसका जो अभ्यास है स्वतंत्रोत्तर कालखंड के अंतर्गत समग्र भारत में तो इसका तो प्रयोग होने ही लगा, परंतु विदेशों में भी, विशेषकर अमेरिका, मॉरिशस जैसे देशों में भी अभ्यासक्रम के लिए तो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग होने लगता है। नॉर्वे में तो प्राथमिक स्तर से विद्यापीठीय स्तर तक इसे पढ़ाया जा रहा है। 1974 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और आज इस भाषा की जो कृतियां हैं या ग्रंथ हैं वह अन्य कई भाषाओं के अंतर्गत अनुवादित होते हुए दिखाई देते हैं। विशेषकर अंग्रेजी है, रशियन है आदि भाषाओं में खड़ी बोली के साहित्य का अनुवाद भी हो रहा है। इस भाषा के 6 महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनको जैसे कि भारतीय जो ज्ञानपीठ जैसा जो पुरस्कार है वह भी प्राप्त हो चुका है। अगर इस दृष्टि से अगर उल्लेख करना है तो रामधारी सिंह दिनकर को खड़ी बोली में लिखा हुआ जो साहित्य है उसके लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंदन पंत है, महादेव वर्मा है, अज्ञे है, नरेश मेहता है, निर्मल वर्मा, तो ऐसे महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा खड़ी बोली में लिखा हुआ जो साहित्य है उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार खड़ी बोली का जो विकास है वह आधुनिक कालखंड में द्रुत गति से होने लगता है। आधुनिक कालखंड में हिंदी साहित्य की जो भाषा है वह खड़ी बोली धीरे धीरे विकसित होती है। भारतेंदु काल से हम देखते हैं कि भारतेंदु काल की ये जो खड़ी बोली जो अशुद्ध थी, परंतु हम देखते हैं कि प्रसाद युग तक या स्वातंत्रोत्तर कालखंड तक ये जो खड़ी बोली है बहुत विकसित होती है और इसका विकास होते होते साहित्यिक क्षेत्र में तो इसका विकास होता है, लेकिन जन स्तर पर जनता की संपर्क भाषा बनती है, राजभाषा या कार्यालयीन भाषा बनती है। उसके बाद ये धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच जाती है। खड़ी बोली का जो साहित्य है अन्य भाषाओं में भी विकसित होता है। अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी खड़ी बोली का जो अध्ययन है वह शुरू हो जाता है। अनेक ऐसे हिंदी के साहित्यकार हैं जिनको इसी भाषा के अंतर्गत लिखे हुए साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, जिसकी चर्चा हमने इसके पहले की है। आज हम जो तीसरी विशेषता है राष्ट्रीय भावना उसकी चर्चा करते हैं। आधुनिक कालखंड की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह राष्ट्रीय भावना कही जा सकती है। राष्ट्रीय भावना आधुनिक युग की हिंदी साहित्य की ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। राष्ट्रीय चेतना के कारण भारतवर्ष में अर्थात उथल पुथल हुई और उसके फलस्वरूप जैसे कि साहित्य में कई सारे जो प्रवाह है आ गया है। प्रथम प्रवाह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में ये जो देशभक्ति है उसकी शुरुआत हो जाती है। उसके साथ ही देश की दुर्दशा का जो ज्ञान है साहित्य के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास होता है। इसी कालखंड के अंतर्गत समाचार पत्रों द्वारा भी, विशेषकर मार्तंड जैसा जो समाचार पत्र है, भारतेंदु और उनके जो समकालीन उनके जो सहयोगी है उन सहयोगियों ने विशेषकर इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना से संबंधित लेखन किया हुआ दिखा देता है। जब हम दूसरे प्रवाह की या दूसरे चरण की बात करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो समय है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी चर्चित जो पत्रिका सरस्वती है उस सरस्वती पत्रिका के द्वारा भारतीयों को जागृत करने का और उनमें सुधार लाने का जो प्रयास है वह अपनी
भाषा और अपनी जो पत्रिका है उसके माध्यम से करते हैं। इसी युग के अंतर्गत ऐसे कई साहित्यकार हैं, बद्रीनारायण भट्ट जैसे कवि और लेखकों द्वारा लेखन के माध्यम से परोक्ष रूप से राष्ट्रीय भावना को जगाने का प्रयत्न हुआ है। इसी कालखंड के अंतर्गत कांग्रेस की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण जो घटना है घटित होती है, और उसके साथ ही देशभक्ति की जो कविताएं हैं, कथाएं हैं, निबंध हैं आदि कई सारी विधाओं के अंतर्गत जो लेखन है वह शुरू होता है। तो इस प्रकार का जो साहित्य है यह इन विभिन्न विधाओं के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को या राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र प्रेम को जगाने का जो प्रयास है कवि लेखकों द्वारा होता हुआ दिखाई देता है। तो इसी कालखंड के अंतर्गत युवकों को राष्ट्रीय जो ज्ञान है देने का प्रयास होता है। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता पर भी जोर साहित्यकारों द्वारा दिया जाता है। अनेक ऐसे संगठन हैं जिनकी प्रेरणा से देशभक्ति का जो जागर है, देशभक्ति की जो जागृति है वह करने का काम साहित्यकारों के द्वारा होता है। तीसरे प्रभाव में राष्ट्रीय भावना का और अधिक विकास होता हुआ दिखाई देता है। प्रसाद युग के जो कवि है उन कवियों के माध्यम से राष्ट्रगान वे गाने लगते हैं। राष्ट्रीय प्रेम को बढ़ावा देकर साहित्य की जो निर्मित है इस कालखंड के अंतर्गत होने लगती है। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के अहिंसात्मक राष्ट्र प्रेम के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों पर अनेक जो कविताएं और लेख लिखे जाते हैं। तो इस कालखंड के अंतर्गत प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर आदि ऐसे साहित्यकार हैं। उन साहित्यकारों के साहित्य में या साहित्य के प्रति जो उदार भावना है उसका वर्णन देखने को मिलता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने जैसे कि फूल की चाह जैसी जो कविता है उस कविता की रचनाएं की है। उसके बाद जो चौथा प्रवाह है, ये चौथा जो चरण है, इस प्रवाह के साहित्य में कांग्रेस की जो प्रशंसा है अधिक मात्रा में की जाती है। तो इस कालखंड के अंतर्गत श्रमिक कृषक का जो महत्व है बढ़ता है। कामगार मजदूर संगठित होकर कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का जो प्रयास है तो इस कालखंड के अंतर्गत साहित्यकारों द्वारा होता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है उस विचारधारा का जो प्रभाव है भारतीय लोगों पर यहाँ देखने को मिलता है। अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करने की जो भावना है लोगों में जाग जाती है और इस प्रकार का जो लेखन है वह साहित्यकारों द्वारा होता रहता है। हम स्वातंत्रोत्तर काल की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय जो प्रेम है अंतर्राष्ट्रीय प्रेम में समन्वित होता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं तो जो पंचशील का जो आदर्श है लोगों के सामने आने लगता है। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय जो भावना है विविध साहित्य के माध्यम से दृष्टिगोचर होती है। साठोत्तरी और सत्तरोत्तरी जो कविता है उसमें राष्ट्रीय भावना की जो झलक है हमें देखने को मिलती है। उसके बाद 8वें दशक की जो कविता है उसमें भी राष्ट्रीय जो भावना है देखने को मिलती है, क्योंकि जैसे कि सत्तांतर यहाँ होता है और इस सत्तांतर के साथ साथ ये जो राष्ट्रीय भावना है दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आती है। 1962, 65 और 1971 में जो युद्ध होते हैं तो उसका भी जो प्रभाव है साहित्यिक या साहित्यकारों पर हमें देख पाते हैं। इसलिए देश प्रेम की जो भावना है साहित्यकारों में और लोगों में यहाँ बढ़ती है। आज वर्तमान काल में भी इस प्रकार की जो राष्ट्रीय भावना है वह साहित्य के माध्यम से हमें परिलक्षित होती है। चौथी जो विशेषता है वह जनवादी भावना या विचार। तो इस प्रकार आधुनिक काल के हिंदी साहित्य की ये जो विशेषता है वह जनता के आधार स्तंभ के रूप में है।
अर्थात इस काल में जनता की जो भावना है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मानव का जो स्वरूप है तथा उसकी सामाजिक अवस्था का विस्तृत जो विवेचन है इस कालखंड के साहित्य में हमें देखने को मिलता है। इसका तात्पर्य यह है कि अब साहित्य का जो साध्य है उच्च वर्ग नहीं है, उनका साधन अर्थात अब जनता में वह ढूंढ रहे हैं। और इस प्रकार जनता की यथार्थ जो भूमिका है वह साहित्य के माध्यम से उसका सीधा दर्शन होने लगा है। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में जनता को केंद्र बनाकर तत्कालीन जो कवि और लेखक है उनके साहित्य में इस प्रकार ये जो जनता की भावना का वर्णन होता हुआ देख पाते हैं। उनके अधिकार, उनके कर्तव्य को लेकर समय समय पर जो चेतावनी है देने का कार्य साहित्य या साहित्यिक रचनाओं के अंतर्गत या साहित्यकारों ने किया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय नागरिकों में जागृति के साथ साथ सुधार लाने का जो प्रयत्न किया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लोगों की जो निद्रावस्था है उसको दूर करने का या उसको भगाने का जो सजग प्रयास है वह इस कालखंड के साहित्यकारों ने किया है। 1920 से लेकर 1935 तक का जो कालखंड है वह प्रसाद पंत, निराला महादेव वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन आदि ने जनता के लिए विशेष रूप से लेखन किया है। 1935 से लेकर 1947 तक मनुष्य की प्रगति एवं स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विषयों पर जो लेखन कार्य है इस कालखंड के अंतर्गत अधिक मात्रा में हुआ है। अनेक प्रगतिवादी साहित्यकारों द्वारा यथापरक साहित्य भी लिखा गया है। अनेक प्रगतिवादी साहित्यकारों द्वारा यथार्थपरक साहित्य लिखा गया है। प्रयोगवाद के नए नए जो प्रयोग है कर साहित्य सेवियों ने, साहित्यिक रचनाकारों ने तार सप्तक के माध्यम से जनता के लिए महत्वपूर्ण लेखन किया है। आजादी के बाद समस्त साहित्य जनता का साहित्य बन जाता है, जिसमें भिखारी से लेकर अमीर तक ये जो लेखन है वह होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस विषय पर लेखन नहीं किया गया हो। सामान्य से सामान्य व्यक्ति का जो सुख दुख है, सामान्य से सामान्य व्यक्ति की जो भावना है वह साहित्य के माध्यम से मुखर होने लगी है। अब हम देखते हैं कि कथा, उपन्यास, कविता, निबंध आदि सभी प्रकार का जो साहित्य है उसमें जन भावना का दर्शन सूक्ष्मता से होने लगा है। इस दृष्टि से स्वतंत्रोत्तर कालखंड के यशपाल है मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, रामनाथ अवस्थी, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा आदि रचनाकारों की जो कृतियां हैं उनकी कृतियों में तो इस प्रकार के जो विचारों का जो दर्शन है हमें होता है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं कि कथा, उपन्यास, कविता, निबंध आदि सभी प्रकार के साहित्य के माध्यम से जो जन भावना है उसका दर्शन सूक्ष्मता से होने लगता है। यशपाल, मनु भंडारी, राजेंद्र यादव, रामनाथ अवस्थी, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा आदि ऐसे कई साहित्यकार हैं, रचनाकार हैं जिनकी कृतियों में हम देखते हैं कि उनके जो विचार हैं उन विचारों का जो दर्शन है वह राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस कालखंड के अंतर्गत लिखा हुआ जो साहित्य है राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ रुकते हैं। बाकी जो विशेषताएं इसके अगले ताशिका में देखते हैं।